So, hello guys, welcome back to my channel Edulon Education. So, today we all are gonna do the chapter Improvement in Food Resources. This is class 9 biology, chapter number 12, Science NCRT. Moving on to food. First of all, let's understand the title itself. Improvement, सुधार in food resources, यानी फूड जहाँ से आ रहा है उसके सुधार की बात की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। तो फूड क्या होता है? खाना। हम सबको पता है खाना क्या होता है। खाना हमारा पेट भरता है। खाना क्या करता है? हमारा पेट भरता है, हमारी नीड्स को पूरी करता है एंड ऑल। इट्स व्हाट फूड डू। तो व्हाट इज फूड? वन ऑफ द बेसिक नीड्स फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक बेसिक नीड क्या कहलाता है? फूड, खाना। फूड हमें न्यूट्रिएंट्स देता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। यानी फूड क्या है? बेसिक नीड। बिल्कुल 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 बेसिक नीड, बिल्कुल सिंपल सोबर सी नीड है ये ह्यूमन बीइंग की। क्या है? बिल्कुल सिंपल सोबर सी नीड है ह्यूमन बीइंग की, जो कि हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जिससे हमारी बॉडी ग्रो करती है। India is an agriculture oriented country but still lack of food due to growing population. हमारे इंडिया में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। वो है, इंडिया एक एग्रीकल्चरल ओरिएंटेड कंट्री है। इंडिया क्या है? एग्रीकल्चर ओरिएंटेड कंट्री है। यानी यहाँ पर खेती बाड़ी होती है बट फिर भी खाना कम है। क्यों? बिकॉज पॉपुलेशन is growing day by day. So there are some revolutions over here now, like green revolution, white revolution, blue revolution, yellow revolution. Green revolution was for food production, like it happened in late 1960s. We have studied in social science as well that it was for ki food ki production बढ़ाओ, and this was the revolution which introduced HYV seeds in the agriculture. Then white revolution milk की production बढ़ाओ, blue revolution fish production, marine से related था ये, right? Then yellow revolution की oil की production ज़्यादा करो। फिर इसके अलावा दो और revolution थे। एक था मेरा सिल्वर रेवोल्यूशन और एक था मेरा गोल्ड रेवोल्यूशन, राइट? ये दोनों रेवोल्यूशंस के बारे में आप सर्च करेंगे इंटरनेट पे आज ही। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एंड द न्यूट्रिशनल वैल्यू। यानी कौन कौन से अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स होते हैं एंड उनसे हमें क्या क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू, का मतलब है कि उनसे हमें क्या क्या न्यूट्रिशन मिलता है। पहली क्रॉप की बात करें तो सीरियल्स। वीट, राइस, मेस, मिलेट, सोरगम, ये सारे क्या हैं? सीरियल्स के एग्जांपल्स। क्या मिलता है हमें इससे? कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट है पल्सेस। ग्राम, ब्लैक ग्राम, छोले, ग्रीन ग्राम, पिजन पी, लेंटिल, ये हमें क्या सब देती है? पल्सेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग प्रोटीन्स टू अस। फिर है ऑयल सीड्स। ये हमें सोयाबीन, ग्राउंडनट, सीसेम, कास्टर, मस्टर्ड और सनफ्लावर देती है। ऑयल सीड्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर fats. Now there is a thing that carbohydrates, इन दोनों में, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा क्या होता है मेरा? अंतर होता है। और वो अंतर ये है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स ये दोनों ही हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स हमें दोनों क्या देते हैं? दे प्रोवाइड इज व्हाट? एनर्जी। क्या देते हैं? एनर्जी। बट द थिंग इज, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हमें दोनों अलग अलग मात्रा में एनर्जी देते हैं। मतलब मेरा मेरा मतलब ये है कि जो मेरे कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो धीरे धीरे एनर्जी देते हैं लेकिन ज़्यादा मात्रा में एनर्जी देते हैं। लेकिन जो फैट्स है
वो कम एनर्जी देते हैं और इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। आगे बढ़ते हैं। वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स जैसे कैरेट, सिनामन, ऑरेंज एंड स्पिनच मिनरल्स देते हैं, विटामिन्स देते हैं और थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन, ये सब कुछ देते हैं और इसके अलावा मिनरल्स एंड विटामिन्स एज वेल। फिर आता है फॉडर क्रॉप्स, बरसीम, ओट्स, सुदान ग्रास। फूड फॉर लाइफ स्टॉक का मतलब है जीते जागते ऐसे इंसान, नॉट इंसान, जीते जागते जो हमारे काम आते हैं। जैसे काउस, दे आर लाइफ स्टॉक, है ना। कैटल, शिप, दे आर लाइफ स्टॉक, ठीक है। यानी ये तो सब छोड़ ही दो। मेन क्वेश्चन आता है व्हाट आर फॉडर क्रॉप्स, द फूड फॉर लाइफ स्टॉक। गिव एग्जाम्पल ऑफ फूड फॉडर क्रॉप्स, बरसीम, ओट्स एंड सुडान ग्रास। हु आर लाइफ स्टॉक, ऐसे क्वेश्चन सिर्फ इससे बनेंगे फॉडर क्रॉप से। दिस इज, आई कैन सी, आई हैव ऑब्जर्व दिस थिंग। नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप विद देयर season, different type of crops with their season. तो फर्स्ट है खारिफ एंड नेक्स्ट है मिड। Kharif crops, they are grown in rainy season for June to October, rice, maize, millets, ठीक है। फिर rabi, they are grown in winter, example soybean, pigeon pea, wheat. Next we have one more category, that is nothing else but zad crops. Zad crops, they are shortly, यानी कम ग्रो करते हैं, ज़्यादा नहीं ग्रो नहीं करते हैं। नवंबर के बाद आता है मेरा दिसंबर। फ्रॉम December, they are basically summer crops. For example, um, for example, we can we can consider, uh, यानी जितनी भी समर में हमें चीज़ें खाने को मिलती हैं वो सारे इसका एग्जाम्पल बन सकते हैं। मेन एग्जाम्पल वी कैन राइट इज वाटरमेलन, ठीक है। तो अब इन सबको याद करने का एक तरीका, हमें याद नहीं रहता खारिफ कौन से सीजन की क्रॉप है, रबी कौन से सीजन की क्रॉप है। तो के से कीचड़, पता है ना, के से कीचड़, वी नो इट वेरी वेल। के से इट स्टैंड्स फॉर व्हाट, कीचड़। और कीचड़ कब होता है, रेनी सीजन में। कीचड़ कब होता है मेरा, रेनी सीजन में। तो खारिफ क्रॉप्स भी कौन से हैं, रेनी सीजन के क्रॉप्स। एंड आर से राबी, आर से रजाई। व्हेन डू वी यूज रजाई, वी यूज देम इन विंटर। सो ये कौन से क्रॉप्स हैं, विंटर क्रॉप्स। मूविंग ऑन, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। क्रॉप की वैरायटी को किस तरह से इम्प्रूव किया जाए। सबसे पहला आता है हाई यील्ड। अब अगर हमारे को, हमने अगर क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव करना है तो क्या क्या स्टेप्स ले। पहला तो हाई यील्ड होगा हमें। अगर हम क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव करते हैं तो हमारे को क्या बेनिफिट होगा, पहला तो हाई यील्ड होगा। अब ये तीन हैं कि भाई हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारे को हाई यील्ड मिले। सबकी दे एक्सेप्ट दैट they would get a high yield if they do is farming, or if they are included in agriculture then they must get high yield. So these are the conditions for them. Firstly, they should improve the quality, like they should give more nutrients, carbohydrates and proteins, means fertilizers and pesticides. For biotic resistance, resistance to all diseases to the plants, यानी जो भी होती है, we can talk about fungi, लग जाते हैं ना प्लांट्स में कभी कभी फंगाई, देन ऑल द कीड़े मकोड़े, वी शुड गिव देम like pest and all, worms, pest, these all right, we must give pesticides for them. Then abiotic resistance, that
रेजिस्टेंस टू द प्रॉब्लम्स ड्यू टू नॉन लिविंग, लाइक ड्रोट हो गया, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, स्नोफॉल, ठीक है। फिर पानी में सैलिनिटी है, जो हम पानी प्रोवाइड कर रहे हैं वो खारा है, फिर पानी बहता जा रहा है, ठीक है ना, ऐसी ऐसी चीज़ों को प्रोवाइड। क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट में लेस मेच्योरिटी ड्यूरेशन, ये जो मेरी पूरी स्लाइड है, हमें पता होना चाहिए दैट वी कैन जेनेटिकली आल्सो चेंज द प्लांट्स। यानी जब हम प्लांट्स की जीन्स के अंदर कुछ भी चेंज लाते हैं, प्लांट्स की जीन्स को छेड़ते हैं, तो ये वो वाले मेथड्स बताए गए हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स रिक्वायर लेस कॉस्टिंग एंड मोर राउंड ऑफ क्रॉप। लेस मेच्योरिटी ड्यूरेशन यानी उन्हें ऐसा कुछ देना चाहिए कि जिसमें उनको कम समय में मेच्योरिटी आ जाए, कम समय में वो पक करके खिल जाए। Wider adaptability, like crops which can grow in different conditions will help in setting higher production। यानी क्रॉप्स, जिन क्रॉप्स को हम डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में ग्रो कर सकते हैं, इट विल हेल्प अस सेट अ हाई प्रोडक्शन। लाइक मान लीजिए जो मेरा राइस है वो किसी पर्टिकुलर सॉयल में ही ग्रो कर सकता है, ये किस पे डिपेंड करता है, उसकी जीन्स पर। लेकिन मेरी जीन्स में कुछ छेड़छाड़ करके उसमें ऐसे कर दिया कि हाँ ये किसी भी सॉइल में ग्रो कर देगा, तो अब चाहे एमपी हो, यूपी हो, कहीं भी ग्रो हो जाएगा राइस। तो इट्स ओनली वाइडर अडेप्टेबिलिटी। डिजायर्ड एग्रोनोमिक ट्रेट्स, एग्रोनोमिक मीन्स एग्रीकल्चर, यानी हम जीन्स को छेड़छाड़ कर कर उसकी ट्रेट्स बदल सकते हैं, उसकी खूबियाँ बदल सकते हैं, उसकी हाइट ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ब्रांचेस ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, नीची कर सकते हैं, ऊंची कर सकते हैं, लीफ इतनी होगी नहीं, ये सब इंफॉर्मेशन हमने पढ़ा है जीन्स के अंदर होती है इन सेल चैप्टर, राइट। एंड जीन्स इन न्यूक्लियस सेल एंड ऑल दैट, राइट। नेक्स्ट इज क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब क्रॉप की जो प्रोडक्शन हो रही है उसे कैसे मैनेज करें। Nutrients are the compounds in food that provides us with energy that facilitates repair and growth and helps to carry out different life processes। अब इसमें nutrients की महिमा गा रखी है इस पूरी स्लाइड के अंदर। कह रखा है nutrients तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे ह्यूमन हो, प्लांट हो या एनिमल हो, सबके लिए न्यूट्रिएंट बहुत ज़रूरी है। एंड वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट। तो न्यूट्रिएंट्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं फूड के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, जो हमें एनर्जी देते हैं, जिससे रिपेयर और ग्रोथ होती है किसकी, बॉडी की, किसी भी चीज़ की। एंड हेल्प्स टू कैरी आउट डिफरेंट लाइफ प्रोसेस, जितने भी लाइफ प्रोसेसेस इन लार्ज क्वांटिटीज। ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो बहुत ज़्यादा चाहिए, हम उन्हें क्या कहेंगे, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी जो तो हमें थोड़ी क्वांटिटी में लेनी चाहिए, जैसे जंक फूड हमें थोड़ी क्वांटिटी में लेना चाहिए। वही बात करें पल्सेस की, तो हमें लार्ज क्वांटिटीज में कंज्यूम करनी चाहिए। सिमिलरली ऐसी न्यूट्रिएंट्स जो हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए उसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहेंगे, और जो स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए उसे हम क्या कहेंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या कहेंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मूविंग ऑन, तो प्लांट के लिए ये है मेरे मैक्रो, ये क्या है मैक्रो, ये है माइक्रो। यानी ये तो प्लांट को बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, ये प्लांट को कम अमाउंट में चाहिए। क्या क्या चाहिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब प्लांट को ग्रोथ रिपेयर करने के लिए चाहिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। फिर सल्फर, बोरोन, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, जिंक, ये सब माइक्रो हैं, थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए। नेक्स्ट, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के बीच में डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। सबसे 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 ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट, क्लास फिफ्थ से पढ़ते आ रहे हैं। मैन्योर फर्टिलाइजर्स 3 नंबर का ये बायोलॉजी के अंदर क्वेश्चन पक्का ही पक्का हर बार आता है, ठीक है।
मेन्योर क्या होता है? प्योर। मेन्योर क्या होता है मेरा? प्योर होता है। व्हाट इज मेन्योर? प्योर। फर्टिलाइजर मेरे इम्प्योर। मेन्योर क्या होते हैं मेरे? प्योर। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? इम्प्योर। दोनों ही चाहे प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं, बट मेरे लिए और आप सबके लिए मेन्योर प्योर होते हैं और फर्टिलाइजर्स इम्प्योर होते हैं, क्योंकि मेन्योर वो एनिमल और प्लांट वेस्ट से बनता है। मैं फेसेस और यूरिन की बात नहीं कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट किचन वेस्ट। किचन से जो हमारा वेस्ट निकलता है उसी से हमारे मेन्योर्स तैयार करे जाते हैं, लेकिन फर्टिलाइज़र्स को केमिकली फैक्ट्रीज के अंदर तैयार किया जाता है। मेन्योर से कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता सॉइल के ऊपर, इट डजेंट लूज एनीथिंग, बट फर्टिलाइज़र्स की वजह से बहुत साइड इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं सॉइल के अंदर। क्यों? बिकॉज इट इज़ हैविंग केमिकल्स। फिर मेन्योर इट्स गुड फॉर लॉन्ग टर्म सॉइल फर्टिलिटी। मेन्योर क्या करता है? सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करके रखता है, लेकिन फर्टिलाइजर्स अगर एक्सेसिव बहुत ज़्यादा अमाउंट में इस्तेमाल करे जाएं तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को डे बाय डे डिटोराइट करता है, कम करता रहता है। मेन्योर फर्टिलाइजर्स की तरह तो नहीं है, लेकिन हाँ, फर्टिलाइजर्स मेन्योर से ज़्यादा अच्छा है। फर्टिलाइजर्स के अगर फास्ट रिजल्ट्स चाहिए तब फर्टिलाइजर्स के लिए। मेन्योर्स सस्ते रेट में मिल जाते हैं, फर्टिलाइजर्स बहुत बहुत कॉस्टली होते हैं, क्योंकि उन्हें बनाने में फैक्ट्रीज का हाथ है, और चीप में तो हम एनिमल एंड प्लांट वेस्ट से बना रहे हैं। केमिकल्स महंगे होते हैं, वेस्ट इतना महंगा नहीं होता है। नेक्स्ट है इरिगेशन। It is a process of application of water in controlled amounts at regular intervals to the crops. इरिगेशन क्या होती है? इरिगेशन ये सबने पढ़ा। इरिगेशन मतलब प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर टू प्लांट। प्रोवाइडिंग वाटर to plant for its nutrition, for its growth. Irrigation के methods are adopted at various places, especially in areas of low rainfall to ensure proper growth of plants. जहाँ पर rainfall ज़्यादा नहीं होती वहाँ पर irrigation के जो methods हैं वो स्पेशली ठीक से अडॉप्ट करे जाते हैं, अलग अलग अडॉप्ट करे जाते हैं, इफ़ेक्टिव मेथड्स इस्तेमाल करे जाते हैं ताकि क्रॉप्स अच्छे से उगे। इरिगेशन मेथड्स पढ़ते हैं अब। पहले wells. Two types of wells are used for irrigation: tube wells, dug wells. They both are used to extract the underground water. अब हमें पता है wells ये कहाँ खोदे जाते हैं? They are dug up in the ground. तो ग्राउंड में डग अप करे जाते हैं तो हम इनसे क्या लेते हैं? अंडरग्राउंड वाटर। We take is what? Underground water. So wells, they are used for irrigation. They are used to fetch up the underground water. इतनी बात हमें समझ आ गई। ट्यूबवेल्स एंड डगवेल्स। ट्यूबवेल्स तो हम सब ने देखी भी हुए हैं, डगवेल्स शायद ना भी देखे आप लोगों ने। रिवर लिफ्ट सिस्टम। रिवर लिफ्ट सिस्टम इज यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द रिवर्स डायरेक्टली टू इरिगेशनल पर्पसेस। रिवर लिफ्ट, इसमें साफ साफ पता चल रहा है रिवर को उठा लो, यानी कि यहाँ पर रिवर्स से हम डायरेक्टली वाटर को लेते हैं इरिगेशन के लिए। टैंक्स। फार्मर्स यूज smaller storage reservoir that can store as well as supply water in the small fields. यानी टैंक्स क्या होता है? दे आर द स्टोर्ड वाटर, दे आर द स्टोर्ड ones. नेक्स्ट हमारे पास आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग. Instead of just letting the rainwater flow away, farmers often store it in the reservoir tanks. मतलब क्या कहने का? रेन वाटर को ऐसे बहने नहीं देते प्लांट फार्मर्स। वो क्या करते हैं, उनको एक बकेट, बकेट तो नहीं, ऐसे ऐसे उन्होंने छोटे छोटे रिजर्वर्स बना रखे होते हैं, यानी बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स, खुदे हुए प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर उन्होंने ये तरपाल बिछा रखी होती है, एंड दे स्टोर इट ओवर देयर. Watershed management. Small dams are built on the rivers and streams in order to increase the ground levels of the area. These check dams prevent water from flowing away and causing soil erosion. अब पता है अगर बारिश ज़्यादा हो गई
इन केस रेन ज़्यादा हो गई, it would cause what? Floods. तो increase the स्मॉल डैम्स आर बिल्ट ऑन द रिवर्स, डैम्स बना दिए जाते हैं ताकि ग्राउंड लेवल को हम इंक्रीज कर सकें। दीज डैम्स प्रिवेंट वाटर फ्रॉम फ्लोइंग अवे। ये डैम्स क्या करते हैं, वाटर को ऐसे ही बहने नहीं देते हैं और सॉइल इरोजन होने से बचाते हैं। फिर आते हैं मेरे पास क्रॉपिंग पैटर्न्स। डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स आर यूज्ड बाय फार्मर्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज द क्रॉप यील्ड। क्रॉप यील्ड को बढ़ाने के लिए, क्रॉप की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो फार्मर्स हैं वो अलग अलग प्रकार की क्रॉपिंग पैटर्न्स इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा एक ना लड़की थी, उसके ना स्कूल में पढ़ के नंबर नहीं आया, उसने ट्यूशन लगा, ट्यूशन पढ़ के भी नंबर नहीं आया। उसने क्या करा, तीनों चीज़ें करी। क्या क्या करा उसने, स्कूल भी गई, ट्यूशन भी गई, यूट्यूब वीडियोस भी देखी। तो उसने अलग अलग क्या आजमाए तरीके ताकि उसके क्या आ जाए, नंबर। सिमिलरली फार्मर्स भी अलग अलग तरीके अपनाते हैं ताकि हाई यील्ड हो, अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न्स को फॉलो करते हैं so that they get the desired result. So they get desired result. तो पहली है मिक्स्ड क्रॉपिंग, इन विच टू और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन टुगेदर इन द सेम फील्ड। मान लो ये खेत है मेरा, इसमें मूली उगा रखी है, इसमें टिंडे उगा रखे हैं, ठीक है, एक ही फील्ड है, उसमें दो डिफरेंट डिफरेंट मैंने क्या उगा रखे हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स मतलब मिक्स कर रखा है सारा कुछ, ठीक है ना। इंटरक्रॉपिंग इन विच टू और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन टुगेदर इन फील्ड बट इन अ स्पेसिफिक पैटर्न। मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है, दे आर ग्रोन टुगेदर, देयर इज नो पैटर्न कि हाँ बीच में आधा प्लाट इसके लिए आधा प्लाट इसके लिए। बट इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, दे मेक रोज, डिफरेंट डिफरेंट रोज, इसमें ये इसमें ये इसमें ये, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रॉप रोटेशन। If farmers grow the same crop on the land for long term, the same nutrients keep on depleting from the soil, which leads to a decrease in the soil fertility. Planting different crops on rotation can lead to a better yield. अब क्रॉप रोटेशन का सीधा साधा सा मतलब क्या है मेरा, कि मान लीजिए एक ही प्लॉट है मेरा, उसमें मैं बार 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 एक ही चीज़ उगा रही हूँ, वो चावल। मैं चावल उगाई जा रही हूँ। अब चावल दे वांट 2 to 3 न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। अब मैं अगर बार 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 चावल उगाई जा रही हूँ उस फील्ड पे, तो जो न्यूट्रिएंट्स चावल को चाहिए उगने के लिए वो तो सारे सॉइल के पास खत्म हो जाएंगे। तो ऐसा ना हो इसलिए फार्मर्स क्या करते हैं, एक साल राइस उगा लिया, दूसरे साल मिलेट्स उगा लिए, तीसरे साल वीट उगा लिया, उससे अगले साल सोरगम उगा लिया, फिर सुडान राइस। तो दे रोटेट द क्रॉप सो दैट the soil does not lose its fertility and they can get a better yield. Next is crop protection management. अब crop को कैसे protect करते हैं? Factors that can affect the production of crops are weed, pests and diseases. Weeds क्या होते हैं? Unwanted grass, pest, worms and insects, diseases. We can see there are some diseases that happens to plants. Weeds can along with crops sometimes some other plants also grow up. These are not needed. These are called weeds. Weedicides they are sprayed on the fields that can kill them as they do not harm any crops. वीडीसाइड्स को क्या करते हैं, हम फील्ड पर स्प्रे करते हैं तो वो सिर्फ वीड्स को हार्म करती है, उनको मार देती, खत्म कर देती है। क्योंकि एक बात समझिए, अगर आपकी मेन क्रॉप राइस के साथ मान लीजिए वीड्स उग गए हैं, राइस के साथ वीड्स उग गए हैं पास 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 बिल्कुल, तो राइस और वीड्स दे गोना compete फॉर द न्यूट्रिएंट्स, दे विल compete राइट। तो इस कंपटीशन को खत्म करने के लिए फॉर द बेटर ग्रोथ वी वांट टू रिमूव वीड्स, एंड इफ वी रिमूव द वीड्स by hands it's a long time taking process. For this we have weedicides. Weeds can be uprooted as well, right? Next, pest. Several insects and pests can affect the crop in different ways. They can cut the parts of the crops like fruit, leaf, stem. अब हम देखते हैं कभी कभी मम्मा को कहते हुए कि हाय पौधे को तो कीड़ा लग गया, पौधे को कीड़ा खा गया। तो वो क्या होते हैं, पेस्ट्स होते हैं जिन्होंने लीव्स वगैरह को क्या कहते हैं बीच बीच में से कट कर देते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कीड़ा खा गया। पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स आर स्प्रेड ऑन द फील्ड्स टू किल द जर्म्स। पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स दोनों ही हम फील्ड्स पे स्प्रे करते हैं ताकि जर्म्स मर जाए। और डिसीजेस की बात करें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज फंगाई, बैक्टीरिया एंड वायरसेस ऑफन अटैक द क्रॉप्स एंड अफेक्ट देम। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जैसे फंगाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, क्या करते हैं कभी कभी प्लांट्स को क्या करते हैं,
अटैक करते हैं. These pathogens can be transported to the crops. ये कहीं से भी आ सकते हैं, जमीन में से निकल के आ गए, वाटर कभी कभी गंदा हो सकता है, हवा में उड़ते हुए आ गए, है ना. वायरसेस वी कैन नॉट सी देम, यूनिसेल्युलर, दे आर fungi, bacteria, unicellular, they are all in the air, right? Disease management, selecting the crop that suits the temperature and climatic condition of the place. मान लो दिल्ली है, दिल्ली में वी कैन नॉट डू क्रॉपिंग, बट इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ पंजाब, वहाँ पे कोई भी क्रॉप उगा लो, सब अच्छे उगते हैं, है ना. तो हमें ऐसा क्लाइमेट और ऐसा टेम्परेचर चाहिए जो उस क्रॉप को परफेक्टली सूट करे. प्लांटिंग द सीड्स ऑन राइट टाइम. मान लीजिए जैद क्रॉप्स हैं, उन्हें प्लांट करने का समय है एक्स मंथ, हार्वेस्ट करने का समय एक्स मंथ. एक्स मंथ में प्लांट करनी है, एक्स मंथ में ही प्लांट करेंगे, जेड मंथ में प्लांट नहीं कर सकते. यूजिंग हर्बिसाइड्स. हर्बिसाइड्स क्या होता है? They are also a type of chemical for the protection of diseases for the plants. Then next we have storage of grains. Factors that leads to storage losses of crops are biotic factors. Abiotic factors क्या होता है? फसल अच्छी खासी हो गई, स्टोर भी तो करना है, तो अगर स्टोर ढंग से नहीं करा तो दो चीज़ें जो उसे ख़राब कर सकती हैं. पहला है फंगाई, बैक्टीरिया, रोडेंट्स, माइट्स, रैट्स. एबायोटिक एक्सेसिव टेम्परेचर, मॉइस्चर. वो दो, कनक को जरा सी भी मॉइस्चर ज़्यादा देर धूप में ना रखा, वहीं ना उग जाए वो, तो है ना. हाउ टू प्रिवेंट इट? मेंटेन द स्टोरेज हाउसेस, क्लीन द ग्रेन्स प्रॉपरली, ड्राइंग द ग्रेन्स. अब अगर आपने स्टोरेज लॉस नहीं करना है ए बायोटिक बायोटिक फैक्टर्स की वजह से अपनी अच्छी खासी फसल को ख़राब नहीं करना है, देन वी शुड मेंटेन द स्टोरेज हाउसेस. मान लीजिए ये घर है, 5 साल से यहीं पे हम इसमें स्टोर कर रहे हैं, गंदा मंदा हो रखा है, हर साल बहुत ज़्यादा लॉस होता है, तो व्हाट दे शुड डू, दे शुड मेंटेन इट properly, they should clean it, and they should dry it up properly as well. Then with animal husbandry. Animal husbandry is the scientific management of animal livestock. It includes caring, breeding, and management of livestock. यानी एनिमल हस्बेंड्री क्या है? इट्स अ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी साइंटिफिकली प्रूवन मैनेजमेंट है जो कि मैनेज करती है किसको? लाइफ स्टॉक को. लाइफ स्टॉक, गाय भैंस एंड ऑल. केयरिंग, ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट. कैटल फार्मिंग, मिल्क, ड्रॉट लेबर. पोल्ट्री फार्मिंग. पोल्ट्री फार्मिंग, growing and protecting various types of domestic fowl commercially. मैनेजमेंट, ये दो है, एग्स एंड चिकन मीट. पोल्ट्री में क्या होता है? हेन्स मेनली, स्पेसिफिकली हेन्स आर सेफगार्डेड. तो fowls are done for two purposes, for eggs and chicken and meat. Poultry, birds, indigenous breeds and foreign breeds. ये क्या है? ब्रीडिंग होती है ना, जैसे उनकी उसकी बात है. बेनिफिट ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग. क्रॉस ब्रीडिंग के क्या क्या फायदे हैं? Foreign breeds of chicken are crossed with Indian breeds to achieve high quality, increase in number of chicks. अगर वो क्रॉस ब्रीडिंग करती हैं तो क्या होता है? अगर फॉरेन ब्रीड्स इंडियन ब्रीड्स के साथ क्रॉस ब्रीडिंग करती हैं तो अचीव हाई क्वालिटी होती है, यानी अच्छा हमें यील्ड मिलता है. इंक्रीज इन नंबर ऑफ चिक्स, समर अडाप्टेशन कैपेसिटी, लो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, चीप डाइट. यानी जैसा मर्जी खाने तो चल जाता है, ज़्यादा मेंटेन ना करो चल जाता है. उनके अंदर समर को झेलने की, गर्मी को झेलने की क्षमता पैदा होती है, चिक्स बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट है फिश प्रोडक्शन. फिश इज अ चीप सोर्स फॉर एनिमल प्रोटीन एंड आर फूड. फिश प्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल एंड फिश फार्मिंग. कल्चर, फिशिंग एंड कैप्चरिंग fish from the rivers and all. Marine fisheries, marine fishes are caught using fish nets and mechanical. अब क्या होती है? marine fisheries, they catch it. ज़्यादातर वो मरीन वाटर या सॉल्ट वाटर में मिलती है. टूना, बॉम्बे डक, प्रॉन्स. Inland fisheries, fishes found in lakes, ponds, lagoons and rivers are captured. यानी जो भी उनको सॉल्ट वाटर में मिलती है या जो भी उनको लेक्स, पोन्स, लेगून्स या रिवर में मिलती है उसे ले लेते हैं, जैसे सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प. कंपोजिट फिश कल्चर कहते हैं 5 to 6 वैरायटी इन सिंगल फिश पोन्ड. काटला, रोहू, मृगल्स, कॉमन कार्प्स, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स. बी कीपिंग, यानी बी मधुमक्खी को स्टोर करना फॉर हनी. It's mainly for honey.
Practice of keeping, caring and management of honeybees and landscape for obtaining honey and वैक्स. उनके मधुमक्खी के छत्ते के अंदर से हनी मिलती है, बाहर से हमें वैक्स मिल जाती है. सम कॉमन इंडियन वेराइटीज ऑफ बीज इंक्लूड एपिसिराना इंडिका, इंडियन बी, dorsata, rogue bee, florey, little bee. Thank you everyone. I hope you enjoyed this chapter. It's a really good chapter, real life based chapter. I hope the ones who once used to live in the villages would be able to experience it over and out. So, bye bye for now.